Very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel, The Learning Garden. I am Dr. Manju. Today we will continue our class 7, chapter 1st, NCERT science book, Nutrition and Plants. So this is the continue video of this chapter first. Here in this chapter we have already studied about the photosynthesis and autotrophic mode of the nutritions. Here now in this video we will start with the other mode of the nutrition in plants. So as we have already studied, जो plants हैं, as we have already studied कि जो plants जो अपना food खुद prepare करते हैं उनको हम बोलते हैं autotrophs, और जो mode of nutrition by which the plants prepare their food themselves, that mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition. So here if you talk about some other plants which do not have chlorophyll and they cannot synthesize their food, so can you think how do they survive and from where they get their food, how do they derive their nutrition? So like humans and animals, such plants also depend on other plants for their food, and such plants are called heterotrophs and they use heterotrophic mode of nutrition. अगर हम देखें यहाँ पे फिगर 1.5, तो यहाँ पे कुछ येलो जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज़ द कस्केटा बेल और अमर बेल वी कैन से, एंड दिस इज़ द प्लांट दैट क्लाइंब ऑन अदर ट्रीज एंड ब्रांचेज एंड टेक न्यूट्रिशंस फ्रॉम दिस प्लांट्स. जिन प्लांट्स के ऊपर ये चढ़ी है, ये कस्केटा जो बेल है, अमर बेल जिसको हम बोल रहे हैं, जिन प्लांट्स के ऊपर क्लाइम्स कर रही है, जिन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं होस्ट. और बिकॉज ये जो कस्केटा है ये दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए इस होस्ट पे डिपेंड करती है, और हम ये कहें कि इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं, जो कस्केटा होगा उसको हम बोलते हैं पैरासाइट. तो क्या आपने ऐसे कोई दूसरे प्लांट्स भी देखे हैं जो पैरासाइट्स की तरह बिहेव करते हैं? यह आपको थोड़ा सोचना है, डिस्कस करना है. प्रोसेस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. अब हमने एक और कैटेगरी पढ़ी जो पैरासाइट्स हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. अब इन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप फिगर 1.6 देखिए, ये फिगर है, दिस इज़ पिटचर प्लांट, और इसमें क्या होता है, जो इस प्लांट के लीफ हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं एक पिक्चर जैसे स्ट्रक्चर में, या हम जग जैसे स्ट्रक्चर बोले, ये जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, और जो इसका एपेक्स है लीफ का, वो लीड जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, और इस पिक्चर के अंदर हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स जो है ग्रो करती हैं टुवर्ड द डाउनवर्ड. अब इसके अंदर कोई इंसेक्ट आ जाता है तो वो उस इंसेक्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और लीड जो है इसको कवर कर लेती है. उसके बाद क्या होगा, जो ये लीफ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं. तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इज़ डिफरेंट, कि जो हमने आज तक प्लांट्स के बारे में नहीं सुना था वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो अभी इसमें हमने जो पढ़ा, तो ये जो प्लांट्स है किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? इंसेक्ट्स के ऊपर, इंसेक्ट्स को खा रहे हैं. तो जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स हैं इनको हम बोल रहे हैं इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स. तो आप थोड़ा सोचिए कि इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सोइल इन विच दे ग्रो? अब यहाँ पे और वो ये चाह रहा है कि जो पिक्चर प्लांट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो ग्रीन कलर का है, तो ये ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है. फिर ये जो है ये इंसेक्ट्स के ऊपर क्यों फीड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि एक प्लांट का नेचर क्या है. अब कुछ और हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जैसे अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने कवर कर चुके हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी एक सेप्रोट्रॉप्स होते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स रीड अबाउट सेप्रोट्रॉप्स. अब कुछ आपने कभी ये देखा होगा वेजिटेबल मार्केट्स में, कभी आपने मशरूम का पैकेट देखा होगा. जो मशरूम है ये एक फ्लैफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है. अगर आपने कभी अगर मॉइस्ट सोइल देखी हो या कोई रोटिंग वुड देखी हो ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो आपको कुछ एक अम्ब्रेला लाइक पैचेज आपको दिखाई देंगे, फ्लैफी अम्ब्रेला लाइक पैचेज, और इन्हीं को हम बोलते हैं मशरूम. तो ये जो मशरूम हैं
ये किस तरह के न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं और हाउ डू दे सर्वाइव, एंड कैसे जो है ये न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं और कैसे वो जो है ग्रो करती हैं, ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे बूझो भी ये जानना चाहता है कि जो इस तरह के मशरूम लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड कैसे एक्वायर करते हैं, क्योंकि इनमें ना तो इनमें माउथ होता है कि ये खाना खाएं, और ना ही ये ग्रीन प्लांट जैसे दिखते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकें। तो इनमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएगा। चलो अब हम एक्टिविटी 1.2 के बारे में पढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, छोटा सा आपको काम करना है, एक ब्रेड लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उसको 2-3 दिन तक किसी गर्म जगह पे वार्म प्लेस पे आपको रखना है। तो आप उसको 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि जो फ्लैफी पैचेस जो है उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और आप नोट करना कि इन पैचेस का कलर क्या है। फिर अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर अभी तो चलो स्कूल नहीं लग रहे हैं, नहीं तो लैब में, साइंस लैब में माइक्रोस्कोप रहता है, उसके अंदर हम इन पैचेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर घर में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उससे भी आप देख सकते हैं, और आपको नोट डाउन करना है कि ये किस तरह के पैचेस दिखाई दे रहे हैं। कॉटन देखा है, जिस कॉटन से हम दिए की बत्ती बनाते हैं, तो जो कॉटन के थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर इनसे बाहर दिखेगी। जो हमने बताया ना कि ऐसे ब्रेड को हमने रख दिया थोड़ा उसको गीला करके 2-3 दिन तक, तो उस पर अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो जो कॉटन के धागे जैसे स्ट्रक्चर, कॉटन लाइक थ्रेड्स, दे स्प्रेड ऑन दैट पीस ऑफ द ब्रेड, और इनको हम बोलते हैं फंगाई। जो फंगाई है उसमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। एक तो मतलब अभी इसने क्या किया, यहाँ पे अगर हम ब्रेड की बात करें तो उसने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, न्यूट्रिएंट्स उसने ब्रेड से लिए। और क्योंकि अब ये जो ब्रेड है ये एक डिकेइंग मटेरियल हो गया, क्योंकि ब्रेड तो ख़त्म हो जा रहा है ना, तो जो ब्रेड है यहाँ पे ये हो गया डिकेइंग मटेरियल। तो अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं या तो डिकेइंग मैटर से या डेड एनिमल से, डेड ऑर्गेनिजम्स से, उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। तो यहाँ पे फंगाई हमने देखा कि हमने बताया कि जो मतलब अगर हम रेनी सीजन में बात कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी जगह है कि मॉइस्ट सोयल है या रोटिंग वुड है, वहाँ पे आपको ये मशरूम दिखाई देगी। सिमिलरली आप फंगस देखेंगे जहाँ पे थोड़ा वार्म इन्वायरमेंट है और वेट प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको फंगस दिखाई देगी। तो फंगस अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, डिकेइंग और डेड मटेरियल से। तो अगर जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। फंगाई आपने देखा होगा, कभी कभी अचार अगर हम थोड़ा इसमें धूप में रख देते हैं या इवन नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हमने रख दिया, बट ऐसी जगह रख दिया कि वहाँ पे धूप आ रही है तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। लेदर है, क्लोथ्स हैं, या फिर कुछ दूसरे भी ऐसे मटेरियल्स कि जिनको हमने ऐसे वेट एंड वार्म इन्वायरमेंट में रख दिया, तो हम देखेंगे लंबे टाइम तक अगर हम ऐसी जगह छोड़ देते हैं तो वहाँ पे फंगस आ जाती हैं। तो अगर रेनी सीजन में आप देखोगे घर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि कैसे उनको बचा सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई चीज़ गीली हो जाती है तो तुरंत उसको ड्राई किया जाए। जो फंगल स्पोर्स हैं ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही मतलब ये जो है किसी गीली जगह पे गिरेंगे और किसी वार्म थिंग्स पे गिरेंगे तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करते हैं। तो अब आप थोड़ा सोच सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि जो फंगल स्पोर्स हैं वो हमेशा एयर में प्रेजेंट ही रहते हैं। अब हमें अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो जिनके ऊपर फंगस लग जाता है उनको प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि उनको आप बिल्कुल ड्राई रखिए, क्योंकि फंगल जो स्पोर है ना उनको जैसे ही वेट और वार्म इन्वायरमेंट मिलेगा वो जर्मिनेट होंगे, ग्रो करेंगे, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। मतलब जैसे मान लो ए और बी है, चलो थोड़ा समझते हैं। ये ए है और ये बी है। अब ये बोलेगा कि भैया या तो मैं तेरे को कुछ न्यूट्रिशन दे दूँ या तू मुझे कुछ न्यूट्रिशन दे दे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं और दोनों जो है सेल्ट्रो न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। जैसे कुछ फंगाई हैं वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, तो प्लांट ने अब उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिया फंगस को,
और फंगस उनको क्या प्रोवाइड करेंगी कि फंगस जो है कुछ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सोइल से अब्जॉर्ब कर लेंगे वो प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ ए जो है बी को दे रहा है और कुछ बी जो है ए को दे रहा है, तो ये जो हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाइकेंस में क्या होते हैं, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं। एक को हम बोलेंगे एल्गे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एल्गा जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है इसका, और ये जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। हमने बताया था कि जो वाटर, जहाँ पे भी वाटर खड़ा रहता है तो आप देखेंगे चाहे वो पॉन्ड वाटर है चाहे कहीं भी स्टेगनेंट वाटर है, तो वहाँ पे आपको जो ग्रीन पैचेस दिखते हैं वो एल्गे के रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे फंगस भी इसके साथ रहता है। तो फंगस जो है शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है, और मिनरल्स, ये जो फंगस है वो आपको शेल्टर वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है एल्गा को। और एल्गा जो है इन रिटर्न क्या करती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फूड प्रोवाइड करती है। तो हम ये कह दें कि जो लाइकन्स है उसमें एल्गा और फंगस दोनों रहते हैं। तो फंगस जो है उसको मतलब जैसे रॉ मटेरियल ला के दे देती है, और जो खाना पकाने का काम है वो एल्गा करता है। तो ये जो इस तरह से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके रहना कि भैया कुछ काम तुम करो कुछ हम करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे कि जो हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल्स। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हमारे प्लांट में प्रोसेसेस होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑल्सो, जो हमारे प्लांट्स हैं वो मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं सोइल से। तो मान लो प्लांट तो फिक्स रहता है, ऐसा तो है नहीं कि भैया जैसे सोइल के एक पार्ट में प्लांट है तो यहाँ से उसने न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लिया, अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो मूव करके किसी दूसरी जगह से न्यूट्रिएंट्स ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको फुलफिल कैसे किया जाए, यहाँ पे हमें ये देखना है। तो आपने कभी देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को अपने खेतों में जो है स्प्रेड करते हैं। मैन्योर्स जो जैविक खाद होती है, जैसे गोबर से बनती है, या जो हमारा जो सब्जी जब बनाते हैं किचन का जो वेस्ट मटेरियल रहता है, सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, ये जो वेस्ट मटेरियल रहता है इसको गला सड़ा के जो खाद बनाई जाती है दैट इज़ मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल्स होते हैं, केमिकल से बनाई जाती हैं। या फिर जो आपने कभी देखा होगा जो माली हैं वो भी गार्डन में ये जो फर्टिलाइजर्स हैं या मैन्योर हैं उनको यूज़ करते हैं। तो ये मतलब ऐसा क्यों किया जाता है, थोड़ा सोच के देखिए। क्योंकि प्लांट्स ने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सोइल से अब्जॉर्ब कर लिए, और अब अगर वो एक लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे अब्जॉर्ब कर रहा है तो उस सोइल में जो आपके ये न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं इनका अमाउंट कम हो जाएगा। अब बाहर से जो हमने फर्टिलाइज़र और मैन्योर ऐड किए तो ऑब्वियसली इन फर्टिलाइजर्स में वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम बार बार अगर ऐड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो जो हमारी सोयल है उसमें इनकी कमी नहीं होगी, तो हमारा जो सोयल है वो अनरिच रहेगा विद दिस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। तो अभी वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेगा वो प्लांट ऑब्वियसली हेल्दी होगा। अदरवाइज मान लो जैसे हम बात कर रहे थे कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा, जो चैप्टर 4 था क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सोचो कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की कमी हो गई है तो क्या वो प्लांट हेल्दी रहेगा? प्लांट के पास अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो क्या प्लांट हेल्दी रहेगा? तो ये जो फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र वो इसीलिए ऐड किया जा सकता है कि जो प्लांट की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकें। अब जो जैसे हमने बात किया था कि व्हीट है, राइस है, ये हमारा खेतों में उगाया जाता है, कॉटन है, तो जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो लोट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पे जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि वैसे तो हमने सुना है कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, प्लांट्स इसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमने बताया कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस CO2 प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं, तो CO2 को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो सोल्यूबल फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हैं, रहिजोबियम बैक्टीरियम, तो रहिजोबियम क्या करते हैं कि ये प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे।
लेकिन रेजोबियम की क्या खासियत है कि ऐसा नहीं है कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शो करेंगे, ऐसा नहीं है। तो रेजोबियम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अब ये प्लांट से क्या लेंगे, ये प्लांट से फूड लेंगे। तो अब जो रेजोबियम बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू ए यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो है दे टेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स। सो जो रेजोबियम बैक्टीरिया हैं ये जनरली जो प्लांट्स हैं जैसे ग्राम प्लांट, पीज, मूंग्स, बीन्स और अदर लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, मतलब हम बोलते हैं जिनकी जड़ें में गांठें होती हैं, तो उनके अंदर आपके रेजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और ये उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब रेजोबियम बैक्टीरिया का काम हो गया कि मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड करना, और रिटर्न में प्लांट ने रेजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड किया, फूड और शेल्टर। तो दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। तो ये जो इस तरह का एसोसिएशन है ये कई बार बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, स्पेशली फॉर द फार्मर्स। तो अगर मान लो कोई हमारे पास ऐसी प्लांट्स हैं, ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें मतलब लेगोमिनस जिनको हम बोलते हैं, जिनमें जो रूट्स हैं उसमें लेग्यूम्स रहते हैं, या हम ये कहें कि जहाँ पे आपके रेजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो अगर आपकी क्रॉप ऐसी है या आपके प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट्स में रेजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, तो वहाँ पे हमें बाहर से नाइट्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी जो पल्सेस, दाल्स हैं वो हमें लेगोमिनस प्लांट से मिलती हैं। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दे प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओनली फ्यू प्लांट्स हैं विच आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, दे ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स हैं दे आर ऑल्सो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स के बारे में अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो ये यहाँ पे जो बुझो का कन्फ्यूजन था कि ये तो ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है। ऑल्दो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना फूड भी प्रिपेयर कर लेता है, बट ये इंसेक्ट्स को भी ले रहा है, तो ये पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स हुआ। मतलब टोटली इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड नहीं है और टोटली ऐसा भी नहीं है कि ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ गया। अगर इंसेक्ट्स को ले रहा है, इंसेक्ट्स को ईट कर रहा है, तो ये हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में भी आता है, तो पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे हमने ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा, और कैसे जो है ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, हाउ दे गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, कैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। हमने ये भी देखा कि जो क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड सनलाइट्स, दीज आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन सब्सटेंसेज है जो प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। और वी नो दिस दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल्स। इसके अलावा हमने इसमें ये देखा कि कुछ प्लांट्स जैसे लाइक कस्केटा, दे आर पैरासाइट्स दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट्स, और बहुत सारी फंगाई हैं दे ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। कुछ प्लांट्स और कुछ प्लांट्स हैं और ऑल द एनिमल्स दे डिपेंड ऑन देयर food for others, so they are called heterotrophs. So this is all about this chapters. Thanks for watching the video. Jai Hind.